तो ये आपको शारीरिक अक्षमता के बारे में बताया जा रहा है। जैसे कि पहले पोलियो था, पोलियो में पैर हाथ खराब हो जाता था, तो ऐसे ही जो भी समस्या है उसको ही लोकोमोटर कहते हैं। कल भी हमने बताया कि मोटर का मतलब चलने वाली, गति करने वाली चीज़ें जो है, लोकोमोटर उसी से बना हुआ शब्द है। चलन गमन समस्या जो होती है उसी को हम लोकोमोटर कहते हैं। उसी में ये 3 मुख्य समस्याओं को यहाँ पर रखा गया है: सेरेब्रल पॉल्सी, बौनापन, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ये शारीरिक विकलांगता के अंतर्गत आता है और इसके जो प्रारंभिक लक्षण है वही बताया गया है कि मांसपेशियों में समस्या होगी, हाथ पैर जैसे टेढ़े होंगे या अंग गड़बड़ होंगे, चाहे वो रीढ़ की हड्डी भी हो सकती है, हाथ भी हो सकता है, पैर भी हो सकता है, इसकी वजह से उसको कठिनाई हो सकती है। उस दिन हमने बताया था कि जैसे सेरेब्रल पॉल्सी बच्चा पैदा हुआ है तो उसको माँ के दूध पीने में भी दिक्कत होगी, इसलिए कि उसके अंदर वो शक्ति नहीं होगी और वो दूध उस तरह से नहीं पी पाएगा। आगे बढ़ो। प्रारंभिक चीज़ें जाननी है जो आंगनवाड़ी स्तर पे आपको काम आने वाली है कि छोटा बच्चा अगर आपको घरों में दिख रहा है जो पैदा हुआ और आंगनवाड़ी में आया, उसके अंदर इस तरह की शारीरिक समस्याएं दिखती है तो वह शारीरिक विकलांगता के अंतर्गत आता है। अगर आपका जो फॉर्मेट या चेकलिस्ट मिलती है उसमें यही होगा कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी लिखी होगी, वह शारीरिक विकलांगता कहलाई जाती है। इसको आर्थोपेडिक हैंडीकैप भी कहते हैं, शारीरिक विकलांगता भी कहते हैं, फिजिकली हैंडीकैप भी कहते हैं, तमाम नामों से इसको जानते हैं। लोकोमोटर डिसेबिलिटी भी कहते हैं। कौन कौन सी समस्या आती है? सीपी जैसी समस्या आती है जिसमें बच्चों का लकवा है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी आती है, आपके बौनापन आता है और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे जन्मजात पैर टेढ़ा होना या पोलियो हो जाना, ये सब शारीरिक विकलांगता के अंतर्गत ही आता है। मतलब हाथ पैर में कोई विकृति होगी या समस्या होगी, वह ही शारीरिक विकलांगता होती है। चलिए आगे बढ़िए। अब बात आती है आपकी दृष्टि दोष। दृष्टि दोष में हमने आपको बताया था, वही बातें लिखी हुई है इसमें, दोबारा ये रिपीट हो रहा है एक तरीके से कि पूरी तरह से नहीं दिखाई देता, मीन्स जिसको आप सूर कहते हैं या अंधा कहते हैं वह हो गया। और कुछ समस्या ऐसी होती है जिसमें थोड़ा कम दिखाई देता है और वह अल्प दृष्टि दोष में आता है, लो विजन में आता है, जिसमें बच्चे को हम बड़ा प्रिंट मंगा के पढ़वा सकते हैं, पढ़ता है, लिखता है और चलने फिरने में दिक्कत नहीं आती, लेकिन देखने में उस तरह देखना जिसे हम देखते हैं वैसी चीज़ें नहीं देख पाता है, तो उसको लो विजन में हम रखते हैं। मतलब 2 प्रकार की विकलांगता दृष्टिहीनता में रखी गई है अधिनियम के हिसाब से, और ये आपके सामने है। नेक्स्ट है सुनने में कमी या बधिरता, मतलब सुन नहीं पाता और बोल नहीं पाता, उससे संबंधित थोड़ा सर इसको ऊपर कर दो। कान में विकृति, अत्यधिक दर्द और जलन का होना, दूर से सुनने की कोशिश करना, है ना, ये सारे जो लक्षण लिखे हुए हैं शुरुआती लक्षण है जिससे आप पकड़ सकते हैं कि शायद इसके कान में कोई दिक्कत है। अक्सर टीवी, रेडियो, फोन की मात्रा, मतलब आवाज़ को बढ़ाना कि और तेज बोलो और बढ़ाओ, इस तरह से करना, ये भी हो सकता है इसका। और कक्षा में ध्यान देने में समस्या, मतलब जब बात ही नहीं समझ में आएगी तो क्या ध्यान देगा। जब बात किसी की, अगर हमको बात किसी की नहीं समझ में आ रही, मान लीजिए अगर आप सब एक साथ बोलने लगे तो क्या हमें सुनाई देगा? क्या हम बहरे हैं? नहीं, लेकिन इतनी आवाज़ें आ रही कि नहीं सुनाई दे रहा है। यहाँ पे बात ये आ रही है कि अक्सर बच्चे जो है जिनको सुनाई नहीं देता वो सोचते तेज आवाज़ में और तेज में, और जब आवाज़ ही नहीं सुनाई दे रही तो मास्टर जो भी पढ़ा रहा है या हम कोई बात कर रहे हैं तो उसका जवाब वो कैसे देगा? नहीं दे पाएगा। तो समस्या उसके कान में, सुनने की कभी कभी इस तरह की चीज़ें होती है। तो समस्या को तब होती है जब कोई पीछे से बोलता है, आगे से कल बात हो रही थी कि लिप रीडिंग कर लेता है, मुंह चलता रहता है तो थोड़ा गैस लगा लेता है, लेकिन अगर पीछे से कोई बात हो रही है तो एक दिन नहीं समझ पाएगा। बात समझ में आ रही? यही सारी चीज़ें इसमें दी गई है। आगे बढ़ो उसको। अब वो जो हेयरिंग लॉस है उसमें भी ये रहता है कि अलग अलग तरीके का होता है, मतलब कोई को थोड़ा कम सुनाई देता है, थोड़ा को कोई बहुत ज़्यादा, इस तरह से उसको बांटा गया है सब। वो सब आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, बस मोटा मोटा जानने की ज़रूरत है। बोलने वाला
नीचे नीचे करो। बोलने और भाषा की अक्षमता, ये भी विकलांगता में रखा गया है। और मैंने आपको कल भी बताया कि इसको कहते हैं स्पीच डिसऑर्डर, मतलब भाषा और बोली में जो है समस्या हो। जैसे तमाम बच्चे आते हैं जिनको लोती, लत्ती, लात, लड्डू इस तरह के उच्चारण करते हैं, या भी स्पीच प्रॉब्लम है, इसको भी दिव्यांगता में रखा गया है। इसके साथ जैसे तुतलाना, हकलाना जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है बच्चों में, अक्सर देखा गया है। और ये 2 साल की उम्र तक कोई शब्द नहीं बोल पाना, कोई बता रहा था कि 2 साल का बच्चा है, नहीं बोल पा रहा है ना, इस तरह की समस्याएं दिखती हैं। और हकलाता कब है, हड़बड़ा जब जल्दी जल्दी बोलेगा आदमी तो दिक्कत होती है इस तरह। तो ये सारी चीज़ों को भी कहीं ना कहीं विकलांगता से जोड़ा गया है। जैसे कहीं भी आप जाएं सर्वे वगैरह करने तो हर आदमी कहता है विकलांग नहीं है, तो विकलांग नहीं है मतलब वही 4 तरीके का आदमी जानता है, लेकिन ये सब तो नहीं जानता ना कि बोली में भी अगर थोड़ा सा गड़बड़ी है तो भी वो विकलांग है। ये सारी चीज़ें लिखी हुई है उस हिसाब से कि ध्वनि सीखने या गलत भाषा का उपयोग करने में असमर्थ, मतलब जो भाषा है उसको उपयोग नहीं कर पाता, बोल नहीं पाता, ये सामान्य चीज़ें जो है उसमें दिक्कत आप देखते हैं। अगर कोई तुतलाता है तो कितना ख़राब लगता है ना, और या तो हकलाता है तो, या उच्चारण छोटी उम्र में है तो लोती लच्छी तो थोड़ा सही लगता है, लेकिन अगर थोड़ा बड़ा हो गया तो फिर ठीक नहीं है ये बात। तो उसके लिए हम कुछ थेरेपी वगैरह देते हैं और उससे सही होता है। सर मेरे यहाँ 3 साल का बच्चा है, वो उसकी राल गिरती है, वो सब तरीके से दौड़ लेता है, हाथ पूछ कर लेता है, बोलता नहीं, राल गिरती है, लार गिरती है और बोलता है। देखिए वो शायद प्रामस्तिकी पक्षाघात का शिकार होगा, जिसकी वजह से उसकी स्पीच भी चली गई है, मतलब यहाँ की मांसपेशियाँ उसकी सही से काम नहीं करती, मुंह खुला रहता है, लार बहती रहती है। ठीक, कौन सा स्कूल है? पिरई। हमको दिखा दीजिएगा, आते तो रहते हैं, वशिष्ठ जाते हैं। चलिए ठीक, आगे बढ़ो। जो भी समस्याएं हैं उनका प्रारंभिक स्तर पे निदान है। चलिए हम थोड़ा निदान आपको बता दे रहे हैं। जैसे रोटी, रस्सी, जो रा का उच्चारण है, जैसे हमारी जो जबान है, टंक है, अगर आप सब करके देखिए, रोटी बोलिए, टी, जब टी कहते हैं तो दांत पे टक्कर मारती है जबान, है ना। रस्सी, जब रा करते हैं तो जबान का र, ये रिदम होता है और फिर रा निकलता है, ठीक है। तो हमारी जो बोली है वो कहीं ना कहीं आपकी जबान जो है उस, और तालु, जो एक कड़ा तालु है, एक मुलायम तालु है ना, दोनों है ऊपर, और जीभ, दांत और हवा, सांस, ये सब आपकी बोली में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अगर इसमें कोई भी इम्बैलेंस, थोड़ा सा गड़बड़ी होगी तो आपकी बोली प्रभावित हो जाएगी। तो जिन बच्चों में रोटी, रस्सी, रात का उच्चारण या अड़ा या जा, पा, इस तरह की चीज़ें नहीं बनती हैं, तो करना क्या है कि वो बच्चा ये आवाज़ या अपनी ज़बान को ऊपर नीचे की तरफ रिदम नहीं दे पाता, मतलब नहीं कर पाता। अब ये करते कैसे हैं, तो अब सब लोग करके देखिए, जब रा बोलते हैं तो वाली रिदम आती है, और जीभ और टंग में टक्कर भी होती है, और वाइब्रेशन के साथ जबान ऐसे ऐसे होती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जिस बच्चे में ये हो, आपको करना क्या है, बच्चे से कहें कि जबान को ऐसे दबा ले। यह प्रक्रिया थोड़ी देर पे 10-5 मिनट कराया जाए रोज। और जब शुरुआती दौर में आप कराएंगे, उससे बोले अर्र बोलो, तो फिर ऐसे करेगा, नहीं कर पाएगा। लेकिन लगातार प्रैक्टिस ऐसे कराते रहे ये वाली, तो क्या होगा, 25 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना जब कराएंगे तो धीरे धीरे अर्र की रिदम उसमें आने लगेगी। और जिस दिन वह अर्र कर लेगा, उस दिन रोटी, रस्सी, रात जैसी बोलता है आदमी, वैसे वो बोलने लगेगा। मैंने बहुत सारे विद्यालय में बहुत सारे बच्चों को एकदम ठीक कर दिया, एक करा। मेरे यहाँ 3 साल को बच्चा को
समझ में बात आई? और कुछ करना नहीं है, जब स्कूल में आए या आंगनवाड़ी में आए 10-15 बार सब खेल खेल में अर्र करो, और बच्चों से ठीक है? करवाइए, वो भी करने की कोशिश ठीक है। करेगा। नहीं आता सर, तो अरे ना आने वालों की हम बात ही नहीं करते मैडम, जो आ रहा उसकी बात करिए, जो नहीं आ रहा तो हम क्या कर सकते हैं उसमें, ठीक है बात? तो अर्र जैसे करेंगे तो ये स्पीच बनती जाएगी और सही हो जाएगा। ऐसे ही जैसे मैंने अड़ा का उच्चारण किया, तो अड़ा का उच्चारण आप सब करके देखिए, अड़ा 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 अड़ा, देखिए टंग नीचे की तरफ जा रही है। कुछ बच्चों की टंग ऊपर तो ऐसे करा तो मुड़ के ठीक हो गई, लेकिन अब नीचे के लिए भी क्या करना है, जैसे ऊपर की तरफ मोड़ा नीचे की तरफ, ऐसी प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा, उससे फिर हम उच्चारण कराएंगे। ला डायरेक्टली नहीं बनेगा तो कहेंगे कड़ा कड़ा कड़ा, जब कड़ा 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 50 बार कराएंगे रोज, 1 हफ्ता 15 दिन, और उसके बाद फिर बोलेंगे अड़ा आ ड़ा आ ड़ा, तो आ और ड़ा के साथ फिर मिला के बोलेगा अड़ा, समझ गए? तो इस तरह से हम उसको स्पीच थेरेपी, ये थेरेपी होती है, ऑलरेडी मैं स्पीच थेरेपिस्ट भी हूँ, तो ऐसे हम बच्चों को ठीक कर लेते हैं। ये थेरेपी सेंटर पे जाएगा, सालों की प्रक्रिया होगी, लाखों रुपया खर्चा होगा, तब ये आएगा। और मैंने आपको फ्री में बता दिया, फ्री में बच्चे को आप इतना कर दीजिए, एकदम 100% सही हो जाएगा। किसी भी बच्चे के अंदर दिक्कत है, इसी तरह हकलाने का ट्रीटमेंट है, तो तलाने का है वो मैं नहीं बताऊंगा, अभी पहले मैंने इतना बताया, हम जानते हैं बहुत काम का है वो देखिए उसमें थोड़ा सारी चीज़ें अलग अलग है, कुछ चीज़ें जो है जब हम बोलते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें हमको करना पड़ेगा, हम आपको बता देंगे, आप कोई दवा दिए ना मर गया तो क्या सर बता रहे हैं, तो आप हो जेल जाएंगे, हम भी जाएंगे, तो ऐसी चीज़ बताएं जिसमें कोई नुकसान ना हो, वो आप आराम से कर लेंगे। तो ये चीज़ें करने में कोई नुकसान नहीं है, आप आराम से कर लेंगे, लेकिन बाकी जो थेरेपी है वो थेरेपिस्ट ही देगा, समझ में आएगा? तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे आपकी बात बताए कि सर में दर्द हो रहा है, ये दर्द हो रहा है, तो उसके लिए अलग से बता दिए कि ऐसे कर लीजिए ठीक हो जाएगा। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं, आंगनवाड़ी से ही प्रारंभ होती है। बच्चा जब आता है, छोटा रहता है तो बोलता है मैडम मैडम, तो अच्छा लगता है, बात ठीक है, लेकिन कक्षा 1, 2, 3, 4 में जब जाए और बोलने लगे तो वो समस्या होगी। तो जिसके अंदर समस्या होगी इस तरह की, तो उसकी जीभ को आप टेस्ट कर लेंगे छोटे ही बच्चों में, और अगर करा देंगे तो गायब हो जाएगा वो, वहीं की आंगनवाड़ी भी समाप्त हो जाएगी बातें। स्कूल जाने तक में वो रोटी रस्सी का उच्चारण अच्छे से करने लगेगा। तो स्पीच डिसऑर्डर्स के अंदर यही सारी चीज़ें आती हैं। अब बात आती है बौद्धिक कठिनाई या क्षमता। ये भी क्या है, मैंने बताया कि मेंटल रिटार्डेशन इज ए कंडीशन नॉट डिजीज। कहने का तात्पर्य है कि मानसिक मंदता कोई बीमारी नहीं है, यह एक स्थिति है, इसको बदला या ठीक नहीं किया जाता, परंतु प्रशिक्षण के माध्यम से इसमें सुधार लाया जा सकता है। तो जो मेंटल रिटार्डेड बच्चे होते हैं, उस दिन भी मैंने बताया कि अगर बच्चा 11 साल की है तो उसकी बुद्धि लब्धि अर्थात बुद्धि का विकास 7 साल के बच्चे के बराबर होगा, अर्थात वह 7 साल के बच्चे की जैसी एक्टिविटी करेगा। अब क्लास 1 में पढ़ रहा है तो शायद उसको गिनती भी ना आ रही हो, पहाड़ा भी नहीं आ रहा हो, ककारा भी नहीं आ रहा हो, तो क्योंकि उसकी IQ के हिसाब से, उसकी उम्र तो बड़ी है लेकिन IQ वैसे ही है, तो इस हिसाब से वो परफॉर्मेंस करेगा। इसमें हम जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल बच्चे होते हैं इनको 3 भागों में विभाजित कर देते हैं इनके IQ के हिसाब से, और उस हिसाब से ये 3 कैटेगरीज को हम डिवाइड करते हैं। उसमें ये है 3 भागों में कि पहला जो है इसे माइल्ड कैटेगरी कहते हैं, मतलब थोड़ा जो मंदबुद्धि है, जड़त्व है, मूर्ख के जिसे कहते हैं, है लेकिन कम है, बहुत थोड़ा है, तो उसको माइल्ड कैटेगरी में हम रखते हैं। उसका IQ लेवल थोड़ा अच्छा होता है, उसको हम क्या करते हैं, उसको लिखते, उसको हम कहते हैं कि ये पढ़ने योग्य है, मीन्स उसको कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाया जा सकता है। गवर्नमेंट भी कहती है, एक्ट भी कहता है, और हम स्पेशलिस्ट भी कहते हैं कि जो माइल्ड कैटेगरी है बच्चा है वो पढ़ सकता है, ठीक है। लेकिन मॉडरेट, जो मॉडरेट मतलब माइल्ड के बाद मॉडरेट होता है, फिर सीवियर। जो मॉडरेट बच्चा है,
बोलते हैं कि बहुत दिन से आ रहा है लेकिन कुछ कर नहीं पाता। जैसे कल हमने एक लड़की को दिखाया था ना आराधना, ये मॉडरेट लेवल की है। तो इसको क्या करेंगे, इसको रखते हैं ट्रेनेबल, मतलब प्रशिक्षण देंगे। प्रशिक्षण किसका, कि दैनिक जीवन के कार्य, नहा ले, खा ले, कपड़े पहन ले, इनकी ट्रेनिंग देते, तो उसे ट्रेनेबल कहते हैं। या मॉडरेट कैटेगरीज के बच्चों को इनमें हम रखते हैं। और जो बच्चे एकदम आपे से बाहर हो, स्कूल में बैठ नहीं पा रहे हो या स्कूल आ नहीं पा रहे हो, गंभीर मानसिक मंदता का शिकार है, उनको हम कस्टोडियन में रखते हैं। कस्टोडियन मतलब निगरानी में, कि जो भी काम कराएंगे हम अपने सामने कराएं। तो इस तरह से तीनों कैटेगरीज का हम निर्धारण करते हैं और उस हिसाब से फिर हम उन बच्चों को प्रशिक्षित करते हैं और उनकी मानसिक मंदता की समस्या में सुधार लाते हैं, जो कि ठीक नहीं होगी लेकिन सुधार होगा। आई बात समझ में? लेकिन मेंटल इलनेस इज ए डिफरेंट, ये 18 साल के बाद होता है और मानसिक मंदता 18 साल के पहले होता है। मेंटल इलनेस मानसिक बीमारी की दवा होती है और वो ठीक हो जाता है, लेकिन मानसिक मंदता या इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम्स सही नहीं होती है, इसमें सुधार किया जाता है। आई बात समझ में? आगे बढ़ो भैया। अब ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर आता है। ये मेंटल रिटार्डेशन की तरह ही की समस्या, जो मैंने बताया कि ये भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो ये भी मस्तिष्क से संबंधित समस्या है। इसमें भी क्या होता है कि जैसे कि नाम से ही ऑटिज्म, इसका हिंदी जो है उसे कहते हैं स्वालीनता। स्वालीनता जो कि समझ में आता है कि स्वयं में बच्चा लीन रहता है। इसका जो कोऑर्डिनेशन होता है, आंखों से आंखें नहीं मिलाता, कम्युनिकेशन, संचार, संप्रेषण खराब होता है, बोलता नहीं है, निरर्थक शब्द या वाक्य बोलता है, इसकी कोई मीनिंग नहीं होती है, और कभी कभी पुनरावृत्ति का व्यवहार करता है, अर्थात जो आपने शब्द बोला उसी को वो भी बोल देगा। इस तरह की चीज़ें करता है। इसका IQ नॉर्मल से जीनियस तक हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, बहुत अच्छा भी हो सकता है, लेकिन ये समस्या होती है। ये अपनी दुनिया में खोए रहते हैं, ये किसी का इंटरफेयर अपनी लाइफ में नहीं चाहते हैं। इनकी कोई भी चीज़ या कोई भी वस्तु अगर आप छूते हैं तो ये बेचैन हो जाते हैं, वो एक्सेप्ट नहीं करते। इनके अंदर भावनात्मक चीज़ें नहीं होती, उस तरह से कमी होती है, अर्थात माँ बाप, रिश्ते, त्यौहार, किसी तरह का इवेंट्स इनके समझ में नहीं आता कि हम कहाँ पे हैं, कैसे हैं, क्या रिएक्ट करना है। ये सारी चीज़ों की कहीं ना कहीं कमियाँ होती हैं। कान कभी कभी आवाज़ ज़्यादा आने पे कान बंद कर लेते हैं, नज़र से नज़र नहीं मिलाते। कुछ सेकंड के बाद या कुछ मिनट के बाद कुछ बच्चे विभिन्न तरह की आवाज़ें निकालते हैं, जैसे ऊ आ, या हाथ फंक्शन में ऐसे करना या इस तरह की एक्टिविटी करना, ये करते हैं। ये इनके प्रारंभिक लक्षण हैं, जिसके आधार पे आंगनवाड़ी अपने यहाँ सेंटर पे समझ सकती हैं कि ये ऑटिज्म का बच्चा है। समझ में आ रही बात? नेक्स्ट देखिए, पुनरावृत्ति वगैरह सब लिखा हुआ है, मैं अपनी तरफ से बता दे रहा। और ध्यान की कमी, हाँ, अब ये ध्यान की कमी अति सक्रियता विकार मीन्स ADHD अंग्रेजी में बोलते हैं, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, इसको हिंदी में बोलते हैं अति चंचलता एवं अवधान में कमी। कहने का तात्पर्य, जैसे ये ऑटिज्म है, इसी तरह की ये भी एक समस्या है, जिससे पीड़ित व्यक्ति कभी आसानी से बैठता नहीं है, अपनी गतिविधियों को बहुत तेज़ी से करता है और इस तरह के व्यवहार करता है कि जो सोशल तरीके से एक्सेप्ट नहीं होती है, या पूरी तरह से हाइपर एक्टिव होता है और किसी भी पढ़ने में इसको समस्या आती है, समाज में अपना संतुलन बनाने में समस्या आती है, परिवार में रहने में समस्या आती है, और इस तरह से ये एक अलग तरह की विकृति है जिसको ADHD कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि ये इनको अगर 10 मिनट एक स्थान पे नहीं बैठाना जा सकता, 4 मिनट इनको एक स्थान पे नहीं बैठाना जा सकता, तो हम जैसे लोगों का काम ये होता है कि पहले इनको ऐसी चीज़ें करा के कि 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट ये समय से एक स्थान पर बैठना सीखें, जब मेरी बातों को समझना सीखें, खाने को अपने से खाना सीखें, पानी को पीना सीखें। अभी मैं एक बच्चे को देख रहा था, वो क्लास 4 में पढ़ रहा है, बहुत हाई फाई फैमिली का है। कहने का तात्पर्य वो चाहते हैं कि नॉर्मल तरीके से ये BSc MSc और क्या क्या कर ले,
बल्कि उनसे हमारी काफ़ी बहस भी हुई इस बात पे कि वो इस तरह नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके अंदर प्रॉब्लम, अब उसको हम गणित मैथ भी कराते थे, इंग्लिश अच्छे से पढ़ाते भी थे, कोशिश ये कि इंग्लिश वो बोलने भी लगे, हो जाएगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा कि इंग्लिश में बात करने लगे, लेकिन करेगा। लेकिन उस तरह से समय देना पड़ता है और काम को करना पड़ता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसा संभव है, ये नहीं कि नहीं कुछ कर पाएगा, करेगा, लेकिन वैसा थेरेपिस्ट चाहिए, वैसा आदमी चाहिए जो उसके साथ काम कर सके, उस तरह का। तो कहने का तात्पर्य कि अगर कोई बच्चा क्लास में या आंगनवाड़ी में घड़ी घड़ी भाग रहा है, शैतानी बहुत ज़्यादा कर रहा है, सामान को उठा उठा के फेंक रहा है, कोई भी काम आप टास्क देते हैं नहीं कर रहा है, तो शायद वो ADHD का बच्चा हो। इससे संबंधित पॉइंट्स पे जो भी आपको लगे कि इनको डॉक्टर को रिफ़र करना है या विशेष शिक्षक को रिफ़र करना है, तो आप स्थानांतरित करिए कि हाँ उनके पास, उनके माता पिता को बताइए कि आप वहाँ जाइए, तभी इनका निवारण हो सकता है। आई बात समझ में? कोई सवाल, कोई प्रश्न हो तो पूछें। मैं सब चीज़ फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आपके ब्रेन में थोड़ी चीज़, चाहे अगली बार जो बताया आप फिर से मैं बता दे रहा हूँ, तो आपको समझ में आती जाए। आगे क्या है सीखने में, सीखने की अक्षमता। ठीक, अब ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ऐसे बच्चे भी प्राथमिक विद्यालयों में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं जिसके अंदर सीखने की, जिसे लर्निंग कहते हैं, अधिक हम हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में लर्निंग कहते हैं और सामान्य भाषा में सीखना कहते हैं। ठीक है, ये क्या है कि सीखने में कमी, तो ये शिक्षा के स्तर से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 3 मैंने बताया आपको, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, डिस्लेक्सिया। डिस्ग्राफिया में लिखने संबंधी समस्या होती है, बच्चे की लेखनी प्रभावित होती है। डिस्कैलकुलिया में गणित संबंधी समस्या होती है, बच्चे की गणित संबंधी समस्या होती है, जिससे वह प्रभावित होती है। और डिस्लेक्सिया तो पठन संबंधी समस्या उसके अंदर उत्पन्न होती है, शायद वो शब्दों को वाक्यों में मिला नहीं पाता, ब्रेन की ये अपनी डिस्फंक्शन है कि वो उस तरह से संतुलन नहीं बना पाता और आपके सामने वो पढ़ने में असमर्थ हो जाता है, लिखने में समस्या आती है। और इस तरह के बच्चे आपके सामने समाज में दिखते हैं, जैसे कि तारे ज़मीन पर अगर आपने देखा होगा, ये पिक्चर आई हुई थी, उसमें जो बच्चा था उसके अंदर भी इसी तरह की समस्या थी। अगर आपने देखा है तो आप भली भांति समझ पाएंगे कि डिस्लेक्सिया क्या होता है, डिस्लेक्सिया में क्या समस्या होती है, बच्चे की अपनी क्या समस्या होती है, टीचर्स को उसको कैसे समझना चाहिए कि कैसे हम उसको काम करा सकते हैं। अगर आंगनवाड़ी में कोई बच्चा इस तरह का आता है तो हम उसको कैसे हैंडल करें, उसके लिए क्या क्या टेक्निक्स है, उसके हाथ में दर्द होती होगी, उसका हाथ का संतुलन नहीं बन पाता होगा, जिसकी वजह से वो लिख नहीं पाता होगा, इसके लिए लिखने के लिए क्या करना चाहिए। तो मैंने बताया जैसे कि पेन को मोटा कर लेते हैं, या ज़मीन पे ही, मिट्टी की ज़मीन है उस पर तिनके से लिखवा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि पेन से। मीन्स प्रारंभिक स्थिति में हम उसको मॉडिफाई तरीके से TLM का इस्तेमाल करके प्रशिक्षित कर सकते हैं। धीरे धीरे उसके अंदर वो सुधार आएगा और बच्चा लिखना, जो डिस्ग्राफिया का बच्चा है वो लिखना सीखेगा, इसी तरह पढ़ना सीखेगा। इसी तरह गणित समस्याओं को थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि नहीं कर पाएगा, करेगा, लेकिन जो भी टीचर पढ़ा रहा हो, जो भी आंगनबाड़ी कार्य कर रही हो, उसको ये समझ होना चाहिए कि ये समस्या से ग्रसित बच्चा है और इसके लिए ये चीज़ें चाहिए। फ्लैश कार्ड का उपयोग होगा, गुड़िया गुड्डे का उपयोग होगा, खेल खेल में पढ़ाएंगे, सारे बच्चों को इंक्लूड कर पढ़ाएंगे, मतलब सारे बच्चों को जोड़ के एक बच्चे से दूसरे बच्चे में पास आउट करा के पढ़ाएंगे। तरीके सब वही होंगे, लेकिन उस बच्चे को अटेंशन में अपने दिमाग में रखना होगा कि हाँ इस बच्चे के साथ ये समस्या है और फिर हम उसके साथ काम करेंगे। बंद हो गया क्या यार? इधरों देखते रहा करो। चलिए आगे बढ़िए। ये लर्निंग डिसेबिलिटी मैंने बता दिया, ये हो गया। डिस्कैलकुलिया, डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया मैंने बता दिया। थैलेसीमिया देखिए, इसमें कल भी मैंने बताया, कटा या चोट से अत्यधिक रक्तस्राव, मतलब खून ब्लडिंग होने लगे या गहरे घाव होते हैं, दर्द और लंबे समय तक सिर दर्द की शिकायत रहती हो, ये सारी चीज़ें बताया। नाक, मुंह और मसूड़े से खून बहना, जोड़ों में सूजन या जकड़न का होना, पीली त्वचा या नाखून या और ज़्यादातर समय थकान महसूस होना, ये सब कहने का मतलब है
ये थैलेसीमिया के प्रारंभिक लक्षण हैं जो आपके सामने है। विकलांगजन जो अधिनियम है उसके अंदर ये 21 तरह की विकलांगता में इसको रखा गया है। जैसे हीमोफीलिया है, इसमें भी वही सारी चीज़ें हैं, कटे या घायल होने से अत्यधिक ब्लडिंग होने लगे तो इस तरह की समस्या देखी गई है, ये भी विकलांगता में रखी गई है। सिकल सेल एनीमिया, इसको भी रखा गया है। नेक्स्ट चलिए, इस सब पे ज़्यादा चर्चा करने पर मैं वो नहीं कर रहा हूँ, इसलिए कि इस तरह के बहुत कम बच्चे आएंगे, लेकिन आते हैं। अगर आते हैं तो वो विकलांगता के प्रारंभिक लक्षण आपके सामने हैं। अगर कोई बच्चा आंगनवाड़ी में आया, गिर गया, चोट लगी, उसका ब्लड बन ही नहीं हो रहा है, तो ये प्रारंभिक लक्षण है कि शायद इसको इस तरह की समस्या है। तो उसके लिए आप स्वास्थ्य केंद्र पर उसको भेजें और उसका डायग्नोसिस हो कि इसको प्रॉब्लम क्या है, और इस हिसाब से फिर उसको ट्रीट किया जाएगा आगे के लिए। इतना ही जानना है कि थैलेसीमिया क्या है, प्रारंभिक लक्षण क्या है। जी, थैलेसीमिया को थैलेसीमिया कहते हैं। हाँ, नहीं तो लिखा ना होता। दरअसल हिंदी में होंगे तो उतने केस तो होंगे कि वो बोलने में दिक्कत होगी, तो नॉर्मली आप जो चीज़ें देखिए, जिसका जो नाम है उसको कोरोना को हिंदी में क्या कहें? कोरोना ही कहेंगे। बस समझ गए आप। चलिए आगे बढ़ो। देखिए, कोशिश मेरी यही है कि पूरा हिंदी में उसी तरह मैं बोलूं जो आपके साधारण, लेकिन बीच बीच में जो भाषाएं हैं उनका आसानी भी हम लोग पढ़ती है, मुँह पे खट से आ जाता है। तो ये चीज़ें हैं, मैं समझ रहा हूँ इस बात को। आगे यार नीचे करो। चलिए ठीक है, आगे बढ़ो। खत्म हो गई? कितनी थी? थैलेसीमिया सिकल से इतना ही था क्या? बस अच्छा, इतना ही रखा है इसमें। प्रारंभिक लक्षण मतलब जो विद्या आंगनवाड़ी के टच में हो उतना ही रखा ही गया। ठीक है। तो इसमें कोई प्रश्न आपका बनता हो तो बताएं। इसको कोई प्रश्न बनता है कि नहीं बनता? इसको मेरा ये प्रयास है कि ये चीज़ें जो है, मैं वीडियो भी बना रहा हूँ इसीलिए कि जो चीज़ें हैं आप तक वीडियो के माध्यम से भी पहुँच जाएगी। भाई देवी आपको भूल गए, समझ में नहीं आई, तो आप अपने को भी देख सकते हैं, और जो आपके साथी आंगनवाड़ी हो, CDPO से भी कह के जो और लोग हों उनको भी ये दे दिया जाए, जिससे वो कुछ समझ पाएँ कि हाँ, अगर आंगनवाड़ी में इस तरह के बच्चे आते हैं तो उनको क्या करना है। ठीक है।